साथियों नमस्कार, जय हिंद। क्या आपको पता है कि यूक्रेन पर हमले से वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हो रहा है और क्या ये बड़ा हो सकता है? आज हम लोग इसी बात की चर्चा करने आ रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि अभी हाल ही में ब्रिटेन में एक जगह है कार्डिफ। कार्डिफ में अभी 6 मार्च को मतलब कल, ठीक है, वहां पर यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर रूसी हमले ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता का माहौल बढ़ा दिया है। और अगर बात की जाए तो पुतिन के इस युद्ध की निंदा करते हुए पश्चिमी देशों ने रूस के वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों को लक्षित करते हुए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि वो आर्थिक प्रतिबंध क्या है और कैसे इसके द्वारा ये वैश्विक वित्तीय संकट इस यूक्रेन की वजह से पैदा हो सकता है। आज हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, कई सारे वैश्विक प्रतिबंध लागू किए गए यूक्रेन पर युद्ध के लेके तो क्या हुआ कि रूस पर कई सारे प्रतिबंध आरोपित किए गए। अब इसमें एक प्रणाली थी स्विफ्ट प्रणाली से भी रूस को अब बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब ये अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए प्रयोग की जाती है। मैं इस पर एक वीडियो आपको पहले भी बना चुका हूं, तो आप उसको भी जाके डिटेल में देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा स्विफ्ट प्रणाली क्या है। अब इस प्रणाली से भी इसको हटा दिया गया है। रूसी कंपनियों और उद्योगियों को पश्चिमी देशों में जो उनकी संपत्ति है उसको फ्रीज किया जा रहा है, ताकि रूस के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रूस के जो उद्योगपति हैं, उनकी संपत्तियां उन्होंने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ तो उसको फ्रीज कर रहे हैं। तो रूस के केंद्रीय बैंकों को लगभग 630 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार है जिनके पास, उसका भी इस्तेमाल अब रूस नहीं कर पाएगा। इन कदमों के बाद कई रेटिंग एजेंसियों ने रूस की क्रेडिट रेटिंग को कम करके, ठीक है, और उसको निवेश आधारित खतरों पर रखकर यह संकेत दिया है कि जल्द से जल्द वो ऐसा करने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जो रूस के द्वारा कुछ कर्जों का भुगतान भी करना है। अब चूंकि हमने उनको उससे भी रोक दिया कि अब वो विदेशी मुद्रा का यूज नहीं कर पाएंगे। अब अगर रूसी बैंकों के पास या रूस के उद्योगपतियों के पास जो बाहरी बैंकों का कर्जा है उससे भी काफी बड़ी आशंका या संकट गहराने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक बैंकों के समूह के मुताबिक भुगतान करने में चूकने की आशंका बहुत अधिक होती है। चूकने की आशंका मतलब उसमें लॉस होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब बैंकों को उससे खतरा कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल विदेशी बैंकों में करीब 100 अरब डॉलर का रूसी कर्ज है। इससे क्या हुआ कि रूस के बाहर बैंकों के लिए खतरे को लेकर सवाल पैदा हो गया और भुगतान में चूक की संभावना के कारण 2008 की तरह कहीं नकदी संकट उत्पन्न ना हो जाए। नकदी संकट मतलब कैश फ्लो, अगर मार्केट में कैश नहीं होगा तो फिर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने की संभावना है। और ऐसी स्थिति में बैंक अन्य बैंक की ऋण चुकाने की क्षमता को लेकर घबरा जाता है और एक दूसरे को कर्ज देना बंद कर देता है। और अगर वो इस तरह से एक दूसरे को कर्ज देना बंद कर दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बैंकों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, भुगतान चूक की संभावना बढ़ जाएगी। अब रूस पर लगे प्रतिबंध का असर सबसे अधिक यूरोपीय बैंकों, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इटली के बैंकों पर पड़ेगा। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस और इटली के बैंकों करीब 25 अरब डॉलर कर्ज रूस पर है, और जबकि ऑस्ट्रेलियन बैंकों का लगभग 17.5 अरब डॉलर का कर्ज रूस पर है। तो आप समझ सकते हैं कि इन बैंकों को बहुत बड़ा नकदी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या हम रूस पे जो प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं इस युद्ध के कारण, अब आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा संकट गहरा सकता है। तो फिलहाल ये जो संकट है वो इस स्विफ्ट प्रणाली में निहित है, जिसके लिए हम पहले ही उस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। हम बात करते हैं अमेरिकी बैंक। क्या हुआ कि अमेरिकी बैंक 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद से ही रूस की अर्थव्यवस्था से अपना संबंध घटा रहे हैं। क्यों? क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था और उस समय उससे उन्होंने वो चीजें काम कर दी। इसके बावजूद करीब सिटी ग्रुप है अमेरिका का, इसका करीब 10 अरब डॉलर का जो 10 अरब डॉलर है वो वहां पर रूस में लगा हुआ है, परंतु बैंक की कुल परिसंपत्ति के मुकाबले यह एक बहुत छोटी सी राशि है। अब यूक्रेन के भी कर्ज का भुगतान करने में चूक की आशंका है, क्योंकि यूक्रेन के 60 अरब के बॉन्ड कर्ज की रेटिंग भी अगर गिराकर जंग कर दी गई तब क्या होगा।
तो इस कर्ज के अलावा अन्य कारणों से भी कई बैंक प्रभावित होंगे, क्योंकि वे या तो यूक्रेन में या रूस में बैंकिंग सेवा देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं जैसे फिच है, फिच क्या कह रही है? फिच के मुताबिक फ्रांसीसी बैंक बीएनपी परिवास और क्रेडिट एग्रोकॉल का संपर्क यूक्रेन से सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी स्थानीय कई शाखाएं हैं, उस देश में काम कर रही हैं। अब सोसाइटी जनरल और यूनिक्रेडिट उन बैंकों में शामिल हैं जिनका बहुत ज्यादा जो संबंध है वो रूस से, और उनका रूस पर सबसे अधिक कर्ज है। इसके अलावा यूरोपीय बैंकों के लिए एक और खराब खबर यूरो को डॉलर में बदलने पर आने वाले खर्च में है। बैंक अब इस बाजार का इस्तेमाल अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर जुटाने में करते हैं, और ऐसे में अगर हाई रेट होगा कन्वर्जेंस का तो उससे उनके मुनाफे पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, उनका मुनाफा और कम होगा। अब जो एक सबसे बड़ी संभावना है कि भुगतान में चूक के कारण कुल मिलाकर कितना गंभीर खतरा होगा, क्योंकि अमेरिकी निवेश कंपनी है एक मॉर्निंग स्टार, उसका मानना है कि यूरोपीय बैंकों का और अकेले अमेरिकी बैंक का रूस से संपर्क उनके जो अगर उनको महत्वहीन करार दे दिया तो भी बड़ा दिक्कत पैदा हो सकती है। फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि यूरोपीय, अमेरिकी और जापानी बैंकों को गंभीर नुकसान हो सकता है, और यह लगभग 150 अरब डॉलर तक हो सकता है। बैंक अन्य तरीके से भी प्रभावित होंगे, जैसे कि स्विट्जरलैंड, साइप्रस और अमेरिका रूसी, जो ये उन उद्योगपतियों के बड़े ठिकाने हैं जो अपनी नकदी विदेशों में जमा करना चाहते हैं। जैसे साइप्रस रूसी अमीरों को गोल्डन पासपोर्ट से आकर्षित करता है। ठीक, आप आइए हमारे यहाँ पैसा जमा करिए, हम आपसे बहुत कम इंटरेस्ट लेंगे। इन देशों के संस्थानों पर प्रतिबंधों से कारोबार खोने का भी खतरा है। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटिश बैंक, लॉयड्स और एक और है नेटवेस्ट, इसके शेयरों में यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के बाद से 10% से अधिक गिरावट आई। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये हमारी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो किस तरफ मूव करने जा रही है। ठीक है, तो अब ये यूक्रेन भी, अगर यूक्रेन को भी जंग की कैटेगरी में डाल दिया जाए, जंग JUNK, तो वहां पर क्या असर पड़ने की संभावना है, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब जो आगे मुद्दा है वो सुनिए। अब बैंकों के अलावा युद्ध से उन कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है जिनके रूस में हित है। जिस कंपनी का पैसा रूसी कारोबारियों के पास है उसे वापस पाने में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि रूबल के दाम में 30% की गिरावट आई है और शुल्क पाबंदी के भुगतान में परेशानी आई। उदाहरण के लिए बताता हूं कि अमेरिकी कंपनियों का 15 अरब डॉलर रूस में फंसा है। इनमें से अधिकतर राशि का जो उसको बट्टा खाता में डालना पड़ सकता है। बट्टा खाते में वो राशि डाली जाती है जिससे नुकसान हो सकता है। ये खतरा यह है, इससे इन कंपनियों के शेयरों की बिकवाली बड़े डर की वजह से होगी। बाजार को भी झटका लगेगा, बाजार मतलब शेयर मार्केट को झटका लगेगा, जैसा कि 2007 और 2008 में बैंकों के साथ एक बार हो चुका है। अब इन युद्धों का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। छोटे से शब्दों में कहें कि यह आने वाले दिनों, हफ्तों और यहाँ तक कि एक आध महीने में स्पष्ट दिखाई देगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी से अभी भी उबर रही है और उल्लेखनीय मुद्रास्फीति का सामना कर रही है। बाजार संवेदनशील स्थिति में है और रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले से इस प्रतिकूल स्थिति का और विस्तार हो सकता है। इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी होगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, CNG के दाम बढ़ेंगे, सस्ता तेल जो पहले से ही महंगा था और महंगा हो जाएगा। तो इसको अगर समझें तो एक बृहद परिप्रेक्ष्य में समझें कि देश क्या इतने बड़े वित्तीय संकट से निकलने के लिए तैयार होंगे। क्या आने वाले समय में रूस के बिना इस दुनिया की कल्पना की जा सकती है? क्या आने वाले समय में यूक्रेन की तरह किसी और देश का भी हाल होगा? क्या आने वाले समय में हम इन युद्धों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या आने वाले समय में हमें तब भी युद्ध लड़ना होगा? क्या आने वाले समय में भी मानवता युद्धों के नाम पर शर्मसार होती रहेगी? क्या आने वाले समय में बड़े देश छोटे देशों को दबाते रहेंगे? क्या आने वाले समय में छोटे देशों की आड़ में दूसरे देशों के दुश्मन दूसरे देशों को भड़काते रहेंगे? या आने वाला समय कैसा होगा ये उस देश की जनता के द्वारा तय होना चाहिए, उस देश के शासकों के द्वारा नहीं। शासक किसी भी देश का भविष्य निर्धारण नहीं कर सकता। भविष्य निर्माता अब जनता को बनना पड़ेगा कि जो शासक
शांति की बात करेगा, जो शासक अहिंसा की बात करेगा, जो शासक एकजुटता की बात करेगा, जो शासक एक देशों की तरह नहीं पूरी दुनिया को एक देश या एक परिवार की तरह मानेगा, क्या हम उनको चुन के ला सकते हैं? फिलहाल एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि दुनिया के लोग, हम आप भी इन राष्ट्रीयताओं के मुद्दे पर बटे हुए हैं। अपने अपने देश को प्रेशर देते हैं और दूसरे देश को नीचा गिराने की कोशिश में हम किसी भी हालत में पीछे नहीं रह सकते हैं। चाहे पश्चिम हो, पश्चिम के द्वारा पूरब को हथियार बेचना हो। क्या भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर भारत पाकिस्तान की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा है तो उन पश्चिमी देशों का है जिनके हथियार बिकते हैं। दूसरा, भारत पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर है किसी को भारत और पाकिस्तान को, तो भारत और पाकिस्तान को ही, क्योंकि इसकी वजह से इनके लोगों की जानें जाती हैं, इनके संबंध खराब होते हैं और लोग एक दूसरे के भय में रहते हैं। ये हमें चूज करना है कि हम किन्हें लाना चाहते हैं। हाँ, ये हमें चूज करना है कि किस प्रकार की सरकारें हमारे पड़ोसी देशों में होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान के नागरिक शांति नहीं चाहते? क्या भारत के नागरिक शांति नहीं चाहते? तो क्या ये ISI जैसी संस्थाएं ही पाकिस्तान को चलाएंगी? क्या यूक्रेन को कंट्रोल अमेरिका करेगा? क्या यूक्रेन यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की कठपुतली बनकर रह जाएगा? क्या नाटो का प्रभाव यूक्रेन में बढ़ाना चाहते हैं या ताकि दूसरे देशों को हमेशा खतरा बना रहे? तो रूस को वही खतरा है कि रूस को ऐसा लगता है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से नाटो देश उसकी चारों तरफ से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है हथियार भी तैनात करें। ये हमें सोचना है, क्योंकि जब जाने जाती हैं तो देश के नागरिकों की जाती हैं, सिपाहियों की जाती हैं, उन राजनेताओं की नहीं जाती जो इस पर राजनीति कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये संकट, वैश्विक वित्तीय आर्थिक संकट का ये मुद्दा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप इसको अपने एग्जाम के लिए और अपने व्यावहारिक सामान्य ज्ञान के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।